नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आपका श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारी सीनियर सेकेंडरी फिजिक्स भौतिकी प्लेलिस्ट में आज इस हिंदी लर्निंग वीडियो में जानते हैं एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ और जानेंगे केवीएल और केसीएल के समीकरण बनाकर विद्युत परिपथों को जो सीरीज पैरेलल एनालिसिस से सॉल्व नहीं हो रहे उन्हें किस तरह से हल किया जाता है। साथ ही में हम समझेंगे दो अज्ञात के साथ बने हुए हमारे जो रेखीय समीकरण हैं लीनियर इक्वेशन, उन्हें मैट्रिक्स के रूप में लिखते हुए क्रैमर के नियम से सॉल्यूशन किस तरह से निकाले जाते हैं। तो समझते हैं अगले 20 मिनट में परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करने की योग्यता कैसे अर्जित करते हैं और जानते हैं एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ। इस परिपथ में 3 प्रतिरोध 3 ओम 4 ओम और 5 ओम दो अलग अलग मान की बैटरियां 12 वोल्ट और 6 वोल्ट के साथ चित्रानुसार लगाई गई है और तीसरी प्रतिरोध शाखा के श्रेणी में कोई विभव मान नहीं है और ये 6 वोल्ट और 12 वोल्ट दो अलग अलग विभव मान के विभव स्रोत हैं। अब इस परिपथ में किन्हीं भी प्रतिरोधों में धारा का एक समान पथ या धारा का एक समान मान नहीं है और विभव का विभाजन नहीं हो रहा है, इसलिए ये प्रतिरोध परस्पर श्रेणी में नहीं है और इन्हें हम आपस में समांतर में भी नहीं मान सकते क्योंकि इनमें विभव का मान भी एक समान नहीं है, क्योंकि इस 4 ओम में 6 वोल्ट की वोल्टेज लगने के बाद जो वोल्टेज आती है वही 3 ओम के साथ 12 वोल्ट की वोल्टेज बना रही है। तो यहाँ बी और ए के बीच में और एन और ई के बीच में तो विभव एक समान है, लेकिन 3 ओम और 4 ओम का विभव एक समान नहीं है क्योंकि 6 और 12 भिन्न भिन्न मान के विभव स्रोत हैं। तो ये तीनों प्रतिरोध ना श्रेणी में है ना समांतर में है, तो इनमें श्रेणी समांतर सरलीकरण विधियां इस्तेमाल नहीं की जा सकती हैं। लेकिन इन्हीं परिपथों को हम किरचॉफ के जो दो नियम हैं, किरचॉफ का धारा नियम, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ का विभव नियम, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, उनकी मदद से बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। जानते हैं किरचॉफ के नियम के कथन क्या हैं और उनके समीकरण किस तरह से बनाए जाते हैं और फिर दो परीक्षाओं में पूछे जाने वाली समस्याओं को हल करके इस विषय पे पकड़ बनाते हैं। किरचॉफ का धारा नियम संधि जंक्शन या नोड पर लागू होता है। नोड वो परिपथ में स्थान होता है जहां दो से अधिक शाखाएं मिलती हैं। किरचॉफ के धारा नियम किरचॉफ करंट लॉ केसीएल के अनुसार एक संधि पर सभी आने वाली धाराओं का योग, जैसे I1 I2 और I6 का योग, सभी जाने वाली धाराओं I3 I4 और I5 के योग के बराबर होता है। इस नियम की मदद से अगर हमें आने वाली और जाने वाली धाराओं में केवल एक धारा के अलावा अन्य सभी धाराएं मालूम हो तो उस अज्ञात धारा का मान इस नियम से गणना की जा सकती है। तो हम कुछ शाखाओं के धारा मान अगर मालूम हो और एक संधि पर किरचॉफ का धारा नियम लगाया जाए तो एक अन्य शाखा की धारा का मान पता लगाया जा सकता है। किरचॉफ का विभव नियम किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवीएल परिपथ के एक बंद भाग पर लागू होता है जिसे हम पाश या लूप कहते हैं। किरचॉफ के विभव नियम के अनुसार एक पाश में सभी अवयवों में जो वोल्टेज की राइज होती है उनका जोड़ सभी प्रकार की वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है और किरचॉफ विभव नियम समीकरण बनाने के लिए लूप में हम किसी एक संधि स्थल से शुरू करके सभी अवयवों को पार करते हुए वापस उसी बिंदु पर आते हैं और रास्ते में जितने भी अवयव आते हैं उनमें होने वाली वोल्टेज में वृद्धि, वोल्टेज राइज और वोल्टेज में होने वाली ड्रॉप को दो अलग अलग खातों में अकाउंट्स में लिखकर सारी वोल्टेज राइज को सारी वोल्टेज ड्रॉप के बराबर कर देते हैं। केवीएल समीकरण बनाने के लिए हम पाश में किसी भी संधि स्थल से यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं और यात्रा को क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त या एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत वामावर्त किसी भी दिशा में कर सकते हैं। हमारा जो अंतिम समीकरण है टोटल वोल्टेज राइज इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज ड्रॉप एक भांति का आएगा। परिपथ में जो विद्युत वाहक बल स्रोत होते हैं उनकी वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशन प्रतिरोध अवयव में होने वाले विभवपात की कैलकुलेशन से कुछ अलग होती है, इसे पहले समझना जरूरी होगा। एक विभव स्रोत का जो धन सिरा है वो हाई पोटेंशियल पॉइंट कहलाता है, उच्च विभव का सिरा कहलाता है। इसे हम लंबी टांग से भी प्रदर्शित करते हैं और जो दूसरा सिरा है ऋण सिरा वो निम्न विभव की स्थिति है। अगर हम परिपथ में एक विभव स्रोत को चलते हुए उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ यात्रा करते हैं तो विभव में कमी वोल्टेज में ड्रॉप होगी और अन्यथा अगर हम निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ गति करते हैं तो विभव में वृद्धि वोल्टेज में राइज होगी और वोल्टेज में होने वाली राइज और ड्रॉप का मान विभव स्रोत के विद्युत वाहक बल मान के बराबर होगा और इस गणना में स्रोत की धारा का कोई सरोकार नहीं है, कोई महत्व नहीं है। विभव स्रोत से धारा हो ना
यहाँ हो, इस दिशा में हो, उस दिशा में हो, इस मान की हो, उस मान की हो, सभी स्थितियों में विभव स्रोत के सिरों का विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर ही होगा। वहीं एक प्रतिरोध में धारा की दिशा तय करेगी कि हमारे चलने से वोल्टेज में कमी ड्रॉप होगी या वोल्टेज में वृद्धि राइज होगी, और धारा का मान तय करेगा प्रतिरोध अवयव में विभवपात का वोल्टेज का मान कितना है। एक परिपथ में धारा, चाहे वो वास्तविक धारा हो या काल्पनिक मानी गई धारा हो, हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ चलती है। तो अगर हम परिपथ में प्रतिरोध अवयव को पार करते समय धारा की दिशा में गति करते हैं तो हम उच्च विभव से निम्न विभव जा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में विभव में कमी वोल्टेज में ड्रॉप होगी। और अगर हम धारा के विपरीत निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ गति करेंगे तो वोल्टेज में राइज होगा। और ओम के नियमानुसार एक प्रतिरोध अवयव की वोल्टेज धारा के समानुपाती V=IR सूत्र अनुसार होगी। इस परिपथ में 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधों की धारा हमें ज्ञात करनी है, जबकि 3 ओम के श्रेणी में 12 वोल्ट और 4 ओम की श्रेणी में 6 वोल्ट का स्रोत चित्रानुसार जुड़ा हुआ है। जैसे हमने पहले समझा था, इन तीनों प्रतिरोधों में किन्हीं भी दो की धारा समान नहीं है, ना ही इनके विभव समान है। तो ये ना तो आपस में श्रेणी में है, ना आपस में समांतर में है, और ऐसी स्थिति में श्रेणी समांतर सरलीकरण यहाँ लागू नहीं हो रहा है। ये जो परिपथ अवयव मिल रहे हैं उस स्थान को हम संधि नोड जंक्शन कहते हैं, और यहाँ 2 जंक्शन हैं। इन जंक्शन के बीच में जो अवयवों का समूह है वो शाखा ब्रांच है। और हम इन प्रश्नों को हल करने के लिए, जिसमें हमें तीनों प्रतिरोधों की धारा का मान ज्ञात करना है, शाखा धारा विधि का इस्तेमाल करते हैं। और इस शाखा धारा विधि में इन शाखाओं की धारा 3 ओम प्रतिरोध वाली शाखा में X, 4 ओम प्रतिरोध वाली शाखा में Y हमने चित्रानुसार मान ली है। और शाखाओं में धारा मानते समय संधि पर हम किरचॉफ के धारा नियम का भी प्रयोग करेंगे। किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार इस N संधि पे आने वाली धारा इधर से X और इधर से Y, जाने वाली धारा X प्लस Y के बराबर हो जाएगी। तो हमें इस तीसरी शाखा की धारा का मान भी X प्लस Y के रूप में प्राप्त हो गया है। 3 शाखाओं की धारा हमने मानी है, लेकिन अज्ञात राशियां हमारी किरचॉफ के धारा नियम का यहाँ उपयोग करने से केवल 2 X और Y रह गई है। अब इन X और Y के मान ज्ञात करने के लिए हम जो स्वतंत्र पाश है, जिसमें कम से कम एक शाखा दूसरे पाश का हिस्सा ना हो, उसमें किरचॉफ का विभव नियम समीकरण बनाएंगे। और यहाँ एक बंद परिपथ भाग पाश नीले फ्रेम में दर्शाया हुआ है, जिसमें हम किरचॉफ का विभव नियम समीकरण बनाएंगे। और दूसरा पाश यहाँ लाल फ्रेम में हमने चिन्हित कर लिया है, जिसमें ये 5 ओम की शाखा एक नई शाखा के रूप में आ गई है, और उसमें हम किरचॉफ का विभव नियम समीकरण बना लेंगे। अब इन दोनों विभव नियम समीकरणों को हल करके हम अज्ञात, जो हमारी अज्ञात मानी गई धारा 3 ओम की X और 4 ओम की Y, उसे ज्ञात कर लेंगे। और उन दोनों के मान से हम 5 ओम की धारा X प्लस Y भी ज्ञात कर लेंगे। जरा समझते हैं KVL समीकरण कैसे बनाते हैं। हम पाश ABNEA में किरचॉफ का विभव नियम समीकरण सभी वोल्टेज राइज का योग सभी वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर है, उसे बनाएंगे। इस हेतु पाश में बाईं तरफ सबसे नीचे के स्थल A से यात्रा की शुरुआत करेंगे। हम यात्रा की शुरुआत करने के लिए पाश में घूमने के लिए किसी दूसरी संधि स्थल से भी शुरुआत कर सकते थे, लेकिन हम लेफ्ट बॉटम नोड से शुरुआत करते हुए पाश में क्लॉकवाइज भ्रमण तय किया है। आप इसे एंटी क्लॉकवाइज भी करते तब भी किरचॉफ विभव नियम के अंतिम समीकरण का रूप यही प्राप्त होता। अब पाश में चलते हुए सबसे पहले हमने विभव स्रोत को जब पार किया है तो हम निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ गए हैं, और उसके विद्युत वाहक बल 12 के अनुरूप यहाँ 12 वोल्ट की राइज वृद्धि हो गई है। और इस गणना में स्रोत की धारा का कोई सरोकार नहीं है। अगला अवयव जिसे हम पार कर रहे हैं वो 3 ओम का प्रतिरोध है, और हम धारा की दिशा में, धारा उच्च विभव से निम्न विभव जाती है, हम भी उच्च से निम्न गए हैं। तो ऐसी स्थिति में 3 ओम के प्रतिरोध में X धारा से 3X विभव में कमी हो गई है, तो ड्रॉप के अकाउंट में 3X आ गया है। अगला अवयव 4 ओम जब हम पार कर रहे हैं तो हम धारा के विपरीत चल रहे हैं, और ऐसी स्थिति में धारा जब उच्च से निम्न विभव पे गई है, हमारी यात्रा निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ विभव में वृद्धि करेगी। और 4 ओम के प्रतिरोध में Y धारा के साथ 4Y वोल्टेज राइज के खाते में आ गया है। और सबसे अंत में पाश को पूरा करते समय हम जब 6 वोल्ट के स्रोत में उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ गए हैं तो 6 वोल्ट की यहाँ ड्रॉप
हमें प्राप्त हो गई है। हमने सारी राइज 12 और 4y और सारी ड्रॉप 6 और 3x को जोड़कर आपस में बराबर कर दिया है और पहले पाश में किरचॉफ का विभव नियम समीकरण बन गया है। यहाँ एक बहुत ज्ञानवर्धक बात है, दो विभव स्रोत 12 वोल्ट में से एक की वोल्टेज लो से हाई चलते हुए राइज के खाते में आई है और दूसरी की वोल्टेज 6 वोल्ट हाई से लो चलते हुए ड्रॉप के खाते में आई है। वहीं दो रेजिस्टेंस में 3 ओम की वोल्टेज 3x ड्रॉप के खाते में है क्योंकि हम धारा की दिशा में चले हैं। वहीं 4 ओम की वोल्टेज 4y राइज के खाते में है क्योंकि यहाँ हम धारा के विपरीत चले हैं। प्रतिरोध में राइज ड्रॉप देखते हुए धारा की दिशा देखना महत्वपूर्ण है। स्रोत की राइज ड्रॉप देखते समय धारा का कोई सरोकार नहीं है। क्योंकि समीकरण को हल करके x और y के मान हम मैट्रिक्स विधि से क्रैमर के नियमानुसार प्राप्त करेंगे जो अधिक व्यवस्थित और सुविधाजनक है। इस हेतु हमने सबसे पहले x की राशि कोफिशिएंट गुणांक 3 के साथ रखी, 4y का पक्ष रूपांतरण किया तो ये यहाँ प्लस से उधर माइनस हो गया है -4y और दोनों संख्यात्मक अंक एक ही तरफ लाने पे 6 का पक्ष रूपांतरण किया हमने और 12 में से 6 घट के ये 6 के बराबर 3x - 4y 6 के बराबर है। ये हमारा पहला समीकरण आ गया है। इसी तरह से दूसरे पाश ENCDE में हमने बाएं निचले नोड E से यात्रा की शुरुआत करनी है और पाश में क्लॉकवाइज भ्रमण करते हुए सभी अवयवों को क्रमशः पार करते हुए वोल्टेज राइज को वोल्टेज ड्रॉप के जोड़ के बराबर करना है। सबसे पहले जब हम 6 वोल्ट के सोर्स को पार कर रहे हैं तो निम्न से उच्च विभव की तरफ चलते हुए ये 6 वोल्ट की राइज 6 को राइज के खाते में डाल दिया है। 4 ओम के आर पार इस बार हम धारा की दिशा में जा रहे हैं। धारा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होती है। हम भी उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ गति किए हैं तो ये 4y की ड्रॉप हो गई है तो हमने ड्रॉप के खाते में 4y लिख दिया है। 5 ओम में भी धारा की दिशा में गति करते हुए ये वोल्टेज की ड्रॉप हुई है और ये I × R 5x + y 5 ओम में धारा x + y है ड्रॉप हो गई है। दूसरे लूप में भी किरचॉफ वोल्टेज लॉ समीकरण को मैट्रिक्स विधि के अनुरूप बनाने के लिए x के गुणांक 5x प्राप्त हो गए हैं, y के गुणांक 5 और 4 जुड़ के 9y हो गए हैं और दूसरी तरफ अंक 6 हमें प्राप्त हो गया है। तो ये 5x + 9y बराबर है 6 के, ये दूसरा समीकरण आ गया है। अब ये दोनों समीकरण जो हमने मानक रूप में प्राप्त किए हैं उन्हें मैट्रिक्स विधि में लिख देंगे। यहाँ एक मैट्रिक्स बड़े ब्रैकेट के शुरुआत और अंत के साथ परिभाषित होती है और इस पहली मैट्रिक्स में पहले स्तंभ कॉलम में हमने ये जो 3 और 5 दो अवयव लिखे हैं वो क्रमशः पहली समीकरण और दूसरी समीकरण में x के गुणांक है 3 और 5। इसी तरह से दूसरे कॉलम में जो ये दो गुणांक है -4 और 9 वो क्रमशः पहले समीकरण में y और दूसरे समीकरण में y के गुणांक है। दूसरी मैट्रिक्स की शुरुआत और अंत के बीच में ये जो दो अवयव स्तंभ में लिखे हुए हैं वो पहला अज्ञात धारा और दूसरी अज्ञात धारा x और y है जिनके मान हमें ज्ञात करने हैं। और यहाँ बराबर के बाद जो मैट्रिक्स बनाई है हमने उसमें ये जो दो अवयव हैं वो बराबर की साइड में पहला अंक और दूसरा अंक, पहले समीकरण में भी 6 दूसरे में भी 6 ये अंक है। और इस तरह से हमने दोनों इक्वेशंस को 3x - 4y = 6 और 5x + 9y = 6 को मैट्रिक्स रूप में लिख दिया है। इसे परखा भी जा सकता है। मैट्रिक्स का गुणा पहली मैट्रिक्स में जो अलग अलग स्तंभ में अवयव आए हैं उनका दूसरी मैट्रिक्स में जो अलग अलग पंक्तियों में अवयव है उनसे होगा। ये मैट्रिक्स गुणा होगा 3x - 4y = पहला 6 ये पहला समीकरण हो गया है। इसी तरह से 5x + 9y = 6 दूसरा समीकरण हो गया है। दोनों पाश ABNEA और ENCDE में जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ समीकरण बने थे उन्हें हमने मैट्रिक्स रूप में लिख लिया है। अब x और y का मान बहुत सुव्यवस्थित तरीके से सुविधाजनक तरीके से क्रैमर के नियम से निकाला जा सकता है। क्रैमर के नियमानुसार ये अज्ञात राशि x वस्तुतः दो मैट्रिक्स की तयशुदा डिटरमिनेंट वैल्यू के अनुपात के बराबर है और इन मैट्रिक्स में से ये जो हर में डिनोमिनेटर में मैट्रिक्स आई है ये मैट्रिक्स है जिसके अवयव 3 5 - 4 9 है 3 5 - 4 9 और दूसरी मैट्रिक्स यहाँ जो पहले समीकरण में x के गुणांक थे 3 और दूसरे समीकरण में जो x के गुणांक 5 थे उन्हें यहाँ बराबर के कॉलम में जो अंक आए हैं उनसे प्रतिस्थापित करने पे जो मैट्रिक्स बनेगी यहाँ 6 और 6 लिखने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी 6 6 - 4 9 वो मैट्रिक्स रूप है। इन दोनों मैट्रिक्स के जो भी तयशुदा मान है उन मानों का अनुपात x के बराबर होगा। यही क्रैमर का नियम है। मैट्रिक्स का मान ज्ञात करने के लिए हमने विकर्ण अवयव
जो डायगोनल एलिमेंट हैं 6 और 9 उनमें गुणा कर देना है, और जो डायगोनल से परे अवयव हैं उनमें भी परस्पर गुणा करते समय उनका चिन्ह बदल देना है। तो 6 और -4 का गुणा यहाँ -24 है, चिन्ह बदलने से ये +24 हो जाएगा, और ये 6 और 9 का गुणा 54 है, 54 और 24 का जोड़ ये 78 आ जाएगा। इसी तरह से नीचे की मैट्रिक्स में विकर्ण अवयव डायगोनल एलिमेंट का गुणा सीधे कर देना है, और ऑफ डायगोनल विकर्ण से परे अवयवों का गुणा करते हुए गुणा करने के बाद चिन्ह भी बदल देना है। तो ये माइनस बेस चिन्ह बदलने के बाद +20 हो जाएगा, और ये 27 से जुड़कर 47 हो जाएगा। और हम पा रहे हैं कि ये जो x धारा है जो 3 ओम में प्रवाहित हो रही है, हमने कल्पना की है, उसका मान 78/47 एम्पियर आ गया है। मानी गई धारा का धनात्मक मान बता रहा है कि वास्तविक धारा और मानी गई धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, और 3 ओम की धारा का मान 78/47 एम्पियर है। क्रैमर का नियम काफी व्यवस्थित नियम है। अब अगर y का मान ज्ञात करना है तो y भी दो मैट्रिक्स के तयशुदा मान के अनुपात के अनुसार होगा। यहाँ हर में डिनोमिनेटर में वही मूल मैट्रिक्स जो x में डिनोमिनेटर में आई थी वही आ गई है, और उसका हल करने पे मान भी पहले की भांति ही 47 हो जाएगा। तो इसका मान भी दोबारा ज्ञात करने की जरूरत नहीं रहेगी। वहीं अंश में न्यूमेरेटर में जो मैट्रिक्स हमें प्राप्त हुई है वो y के गुणांक जो पहले समीकरण में -4y में -4 था, दूसरे में 9 था, उसे 6 और 6 से रिप्लेस करने के बाद यहाँ -4 और 9 की जगह 6 रखने के बाद जो मैट्रिक्स आई है 3 5 6 6, उस मैट्रिक्स के साथ अंश में हमें तयशुदा मान निकालना है, और विकर्ण अवयवों का डायगोनल एलिमेंट का गुणा बिना चिन्ह बदले 6×3 = 18 हो गया है, और विकर्ण से परे ऑफ डायगोनल एलिमेंट का गुणा चिन्ह बदल के -30 हो गया है। और हल करने पर ये -12/47 एम्पियर जो धारा आई है वो बता रही है ऋण चिन्ह के कारण कि मानी गई धारा और वास्तविक धारा एक दूसरे के विपरीत हैं, और इस धारा का वस्तुतः मान 12/47 एम्पियर ही है। तो हमें धारा का मान और दिशा दोनों ज्ञात हो गई है। 5 ओम की धारा माने गए अनुसार x और y का जोड़ है। x धनात्मक 78/47 है, y ऋणात्मक 12/47 है। दोनों को जोड़ने पर ये 66/47 एम्पियर मान आ गया है, और मानी गई धारा की दिशा में 5 ओम की धारा 66/47 एम्पियर हमें ज्ञात हो गई है। ऐसे परिपथों को हल करना जो श्रेणी समांतर से हल नहीं हो रहे हैं अक्सर हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो एक और अभ्यास हमारी समझ को परीक्षा उपयोगी बना देगा। यहाँ 3 प्रतिरोध 3 ओम 4 ओम और 1 ओम 2 विभव स्रोत 12 वोल्ट जिसका उच्च विभव सिरा ऊपर की तरफ है, और 6 वोल्ट जिसका उच्च विभव सिरा नीचे है चित्रानुसार लगे हैं। यहाँ तीसरी शाखा में भी कोई अन्य विभव स्रोत लगाया जा सकता था, करने के तरीके यही रहते। हमारी जो शाखा धारा विधि है प्रतिरोधों में धारा ज्ञात करने के लिए, उसमें सबसे पहले शाखाओं में धारा को मानना है। तो हमने माना कि 3 ओम में धारा चित्रानुसार 12 वोल्ट के विभव स्रोत के धन सिरे से बाहर निकलती हुई x है। वहीं 4 ओम में जो स्रोत सीरीज में लगा हुआ है उसकी ध्रुवता देखते हुए हमने कल्पना कर ली कि इसकी धारा धन सिरे से बाहर निकलती हुई y है। धारा हम किसी भी दिशा में मान सकते थे। एक बार मानी गई धारा के अनुरूप ही हमें किरचॉफ विभव नियम समीकरण बनाने होते हैं जैसे हमने पिछली बार बनाए थे। और अगर कोई धारा जैसे पहले y नेगेटिव आ गई थी तो मानी गई धारा और वास्तविक धारा विपरीत हैं, ऐसा हमें ज्ञात हो जाता है। हल करने पे किसी धारा का मान ऋणात्मक नहीं आए, इसे निर्धारित करने के लिए हमने धारा को धन सिरे से बाहर की तरफ यहाँ ले लिया है। अब तीसरी शाखा की धारा पहली 2 मानी गई शाखा धारा के अनुसार ही आ जाए, इस हेतु हमने इस नोड C पर किरचॉफ का धारा नियम लगाना है जो कह रहा है कि आने वाली धारा x का योग जाने वाली धारा y और ये दूसरी धारा के बराबर होगा। तो अगर यहाँ जाने वाली धारा y है तो शेष जाने वाली धारा x - y 1 ओम की धारा हो जाएगी। अब ये जो 2 पीली हाईलाइट में आया हुआ लूप है और लाल फ्रेम में जो बचे हुए 1 ओम के साथ जो दूसरा लूप हमने बनाया है उसमें किरचॉफ के विभव नियम समीकरण बनाएंगे, और उन समीकरणों को हल करके x और y का मान ज्ञात करके 3 ओम 4 ओम की धारा और x - y गणना करके 1 ओम की धारा हम ज्ञात कर लेंगे। इस पहले पाश ABCFA में किरचॉफ विभव नियम समीकरण बनाने के लिए बाईं तरफ जो सबसे नीचे नोड है A, वहां से हम पाश में चलने की अपनी यात्रा शुरू करेंगे। हम इस यात्रा की शुरुआत किसी दूसरे नोड से भी कर सकते थे, और हम पाश में क्लॉकवाइज भ्रमण करते हुए सबसे पहले 12 वोल्ट को निम्न से उच्च विभव
की तरफ चलते हुए पार करते हैं तो ये 12 वोल्ट राइज के खाते में आ जाएगा। 3 ओम में हम x धारा की दिशा में उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ गति किए हैं तो ये 3x ड्रॉप के खाते में आया है। वहीं 4 ओम में हम धारा की दिशा y में ही चले हैं तो 4y भी ड्रॉप के खाते में आ जाएगी। और 6 वोल्ट के स्रोत में हम ऋण से उच्च विभव की तरफ चले हैं तो ये 6 वोल्ट राइज के खाते में आ जाएगा। तो इस विन्यास में दोनों विभव स्रोत राइज के खाते में आए हैं और दोनों प्रतिरोध में धारा प्रवाह से जो विभवपात हुआ है वो ड्रॉप के खाते में आया है। मैट्रिक्स रूप में समीकरण लिखने के लिए सबसे पहले x को गुणांक 3 के साथ, फिर y को गुणांक 4 के साथ रखा है और दूसरी तरफ अपने अंक 12 और 6 को जोड़कर 18, ये 3x + 4y 18 के बराबर है। हमारा पहला समीकरण आ गया है। इसी तरह से ये जो दूसरा पाश है हमारा FCDEF, उसमें भी बाईं तरफ के निचले नोड F से यात्रा को चलते हुए क्लॉकवाइज भ्रमण करते हुए सबसे पहले 6 वोल्ट को उच्च से निम्न विभव हमने पार किया है तो ये 6 वोल्ट ड्रॉप के खाते में आ गया है। 4 ओम में इस बार हम धारा के विपरीत जा रहे हैं। y धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है और हम y धारा के विपरीत गति कर रहे हैं। धारा के विपरीत ये विभव में वृद्धि हो गई है 4y की, तो 4y यहाँ राइज के खाते में आ गया है। 1 ओम में हम धारा x - y की दिशा में गए हैं तो 1 ओम में ये 1x - y ड्रॉप हो गई है तो ड्रॉप के खाते में हमने 1x - y लिख दिया है। मैट्रिक्स रूप के लिए सबसे पहले x को गुणांक 1 के साथ, ये y जो है उसका एक गुणांक तो -1 है, 4y का पक्ष रूपांतरण करने पर 4 1 के साथ जुड़कर ये -5y हो जाएगा और दूसरी तरफ ये अंक ले जाने पे 6 पक्ष रूपांतरण के बाद -6 हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा समीकरण x - 5y बराबर है -6 के, ये रूप आ गया है। अब x के गुणांक पहले समीकरण में 3, दूसरे में 1 पहले स्तंभ में रख देंगे और y के गुणांक 4 और -5 दूसरे स्तंभ में रख देंगे और इस तरह से ये हमारी पहली मैट्रिक्स बन गई है। दूसरी मैट्रिक्स में हमारी अज्ञात धाराएं x और y है और बराबर का चिन्ह लगा के एक तीसरी मैट्रिक्स की शुरुआत और अंत करके यहाँ 18 और -6 जो 2 अंक आए हैं पहले समीकरण का और बाद में दूसरे समीकरण का हम लिख देंगे। मैट्रिक्स रूप की अगर परीक्षण करें तो मैट्रिक्स का गुणा अगर देखें तो 3 का गुणा x से 3x, 4 का गुणा y से +4y बराबर है 18 के, पहला समीकरण। इसी तरह से 1x - 5y बराबर -6, ये दूसरा समीकरण हो गया है। नीले फ्रेम में आए लूप ABCFA और लाल फ्रेम में आए हुए लूप FCDEF में हमने किरचॉफ विभव नियम समीकरण को मैट्रिक्स रूप में लिख लिया है। अब क्रैमर के नियम से हम x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। x दो मैट्रिक्स के तयशुदा मान के अनुपात के बराबर होगा, जिसमें एक यहाँ डिनोमिनेटर में जो मैट्रिक्स आई है ये ही मूल मैट्रिक्स है जिसके अवयव 3 1 4 -5 यहाँ आ गए हैं, और जो न्यूमरेटर अंश में मैट्रिक्स है उसे प्राप्त करने के लिए x के जो गुणांक 3 और 1 थे जो बराबर की तरफ अंकों की मैट्रिक्स के अवयव थे 18 और -6, उनसे रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ 18 -6 बाद में 4 और -5 यथावत, और ये दूसरी न्यूमरेटर अंश की मैट्रिक्स आ गई है। अब इन दोनों मैट्रिक्स के तयशुदा डिटर्मिनेट वैल्यूज के अनुपात से हमें x का मान क्रैमर के नियमानुसार ज्ञात हो जाएगा। जो डायगोनल विकर्ण के अवयव हैं उन्हें हमने सीधे गुणा कर देना है 18 को -5 से, और विकर्ण से परे ऑफ डायगोनल एलिमेंट को गुणा करने के बाद चिन्ह बदल देना है। ये 18 और -5 का गुणा -90 और ये चिन्ह बदलने के बाद +24, हल करने पे ये -66 हो जाएगा। उसी तरह से हर में 3 और 5 जो विकर्ण अवयव हैं उनको गुणा कर दिया है और विकर्ण से परे ऑफ डायगोनल एलिमेंट के गुणा को चिन्ह बदल कर दिया है। 3 और -5 का गुणा -15, ये -4, हल करने पे ये -19, और ये दोनों ऋण चिन्ह ऊपर नीचे आपस में जब काट दिए तो हमारी x धारा का मान क्रैमर नियम अनुसार 66/19 एम्पियर धनात्मक मान बता रहा है। वास्तविक धारा और मानी गई धारा एक ही दिशा में है तो 3 ओम की धारा इस मानी गई दिशा में 66/19 एम्पियर हमें प्राप्त हो गई है। इसी तरह से y का मान ज्ञात करने के लिए हमने हर में तो वही मैट्रिक्स जो x में हर में ली थी 3 1 4 -5 अवयवों के साथ उसे ले लेंगे, और अंश में न्यूमरेटर में इस बार y के जो गुणांक है 4 और -5 उन्हें हम बराबर की तरफ जो गुणांक थे 18 और -6 उसे बदल देंगे, और हमारा मैट्रिक्स का जो अंश में आएगी स्वरूप हो गया 3 1 और 18 और -6। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट मान विकर्ण अवयवों को सीधा गुणा करके और परे विकर्ण अवयवों को गुणा करने के बाद चिन्ह बदल के जब हमने किया तो ये -18 और -18 -36 हो गया है। हर में वही मैट्रिक्स आई है जिसका हल हमने पहले -19 प्राप्त कर रखा है। ये मान दोबारा गणना करने की जरूरत नहीं है, दोनों ऋण चिन्ह एक बार फिर कटे। y का धनात्मक मान बता रहा है कि 36/19 एम्पियर धारा
मानी गई धारा की दिशा में 4 ओम की धारा हो गई और 1 ओम की धारा x माइनस वाई गणना करने पे 66 में से 36 अगर हम घटाएं तो 30/19 एक बार फिर धनात्मक मान बता रहा है कि वास्तविक धारा मानी गई धारा की दिशा में है। तो 3 ओम में धारा 66/19, 4 ओम में धारा 36/19 और 1 ओम में धारा 30/19 एम्पियर प्राप्त हो गई है। उम्मीद है इन्हीं 2 प्रश्नों की जैसे 1 या 2 प्रश्नों का और अभ्यास करने से आप परीक्षा में इस तरह के संभावित प्रश्न को सही तरीके से कर पाएंगे। हमारी इसी श्रृंखला की दूसरी लर्निंग वीडियो भी इतनी ही उपयोगी है जिन्हें आप अपने शिक्षण में भी प्रयोग कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आप हमारी डाउट क्लियरिंग क्लासेस को ऑनलाइन इस्तेमाल करना चाहते हैं और परीक्षा उपयोगी नोट्स चाहते हैं तो श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप यहाँ नीचे दिए ज्वाइन बटन दबाकर ज्वाइन करें। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।